नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक वानखेड़े। कई बार मुझे लगता है कि या तो हमारे देश के नेता हमारी मतदाताओं को, भारत की जनता को इतने मूर्ख समझते हैं कि जैसा जनता की याददाश्त होती ही नहीं। और अक्सर नेता ये कहते हुए भी कहते कि अरे जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, जो सामने है उसी को देख के वोट करती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो जनता जल्दी भूलती नहीं। जब मंडल आयोग की सिफारिशों की लागू करने की घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की, तब वीएचपी, बजरंग दल, संघ के जो ये आउटफिट्स है, उग्रवादी, थोड़े से आक्रामक आउटफिट जिसको हम कहते हैं, उग्रवादी शब्द में वापस लेता हूँ। वो कुल मिलाकर तब समाज के साथ बहुत घोर अन्याय किया, हिंदुओं को बाँटने का प्रयास किया, ये हिंदू धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत बोला गया, ऐसे कई वक्तव्य तब आए थे। जब जातिगत जनगणना कांग्रेस ने 2011 में करने का तय किया, मनमोहन सिंह सरकार ने ये जातिगत जनगणना होने दी। उसके बाद जो डाटा आया, वो डाटा प्रोसेसिंग होने तक, क्योंकि 37 के बाद पहली बार हो रहा था, तो टाइम लगा। उसी के बीच में सरकार बदली और नई सरकार ने वो आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए, 2014 से लेकर 2023 तक। इसी बीच विभिन्न क्षेत्रीय दल जो मंडल आयोग की उपज थे, उन्होंने लगातार जातिगत जनगणना पे जोर दिया। जब तक आरजेडी विपक्ष में थी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ में है, तब तक जातीय जनगणना चाहते हुए भी नीतीश कुमार गठबंधन का धर्म निभाते हुए चुप रहे। बाद में नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ फिर एक बार एक हुए और आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस, इन्होंने मिलकर जो सरकार बनाई, उसके बाद जातिगत जनगणना की काम शुरू हुआ। उसे सर्वे भी कहा जा रहा था, क्योंकि जनगणना ये केंद्र ही करवा सकता है, तो उसको सर्वे का नाम दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तक मामले चले। आखिर तक जातिगत जो जनगणना हुई वो पूरी हुई और उसके आंकड़े बिहार सरकार ने जारी किए। वो आंकड़े आते से हड़कंप मच गया और उन आंकड़ों को देखते हुए पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल एक ही सुर में बोलने लगे कि हमें अब जातीय जनगणना करनी है। राहुल गांधी सबसे मुखर होकर बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। लेकिन ताज्जुब ये लगता है कि जिस जातीयगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद जो चुनाव अनाउंस हुए 5 राज्यों में, वहां चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जातीय जनगणना की खिलाफत करते रहे। वो बार-बार कह रहे थे कि ये जातीयगत जनगणना के तहत हिंदुओं को बांटने का प्रयास हो रहा है। तोड़ो और राज करो, इस नीति से हमें दूर रहना है। समस्त हिंदुओं को, सवर्णों को, ओबीसी को, सवर्ण, दलित, अति दलित एवं आदिवासियों को भी एक छाते के नीचे लाकर 80 बनाम 20, यानी 20% मुसलमान और 80% हिंदू, ऐसे लड़ाई का प्रारूप देने का प्रयास भाजपा लगातार निरंतर करती आ रही है, सालों दर साल। लेकिन जातिगत जनगणना ने जब उनके इस 80% को हिला दिया, तो फिर इसे हिंदुओं को बांटने का आरोप प्रधानमंत्री जी ने लगाया। और एक जगह नहीं, हर राज्य में करीब-करीब वो यही बोल रहे थे कि ये जातिगत जनगणना करके ये हमें बाँटना चाहते हैं, हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी को बुरी नज़र से देखते हैं। मैं प्रधानमंत्री ओबीसी है, इसलिए ओबीसी को गाली दी जाती है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री ओबीसी है, लेकिन महिला आरक्षण बिल जो आया, महिला शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से, उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण देने की बात आती है, तो फिर बीजेपी बैकफुट पे जाती है। तब ओबीसी उनका वोट बैंक होते हुए भी फिर वो महिलाओं को आरक्षण देने के बजाय हमारे सांसद कितने हैं, हमारे विधायक कितने हैं, ये गिनवाते हैं। एक मुख्यमंत्री ओबीसी है,
शिवराज सिंह चौहान। चुनाव के बाद उनका क्या होगा ये उन्हें भी पता नहीं। कुल मिलाकर ये सारी बातें जब सामने आ रही थी, तो मूल मुद्दे पे मैं आता हूँ कि कल परसों जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य चुनाव के लिए विधानसभा के अपना घोषणा पत्र दिया। उस घोषणा पत्र के लोकार्पण के समय भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पत्रकारों को सवाल के जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत जनगणना के खिलाफ थी ही नहीं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक जिम्मेदार पार्टी है। हम जातियों की राजनीति नहीं करते। हम बिल्कुल जातिगत राजनीति के जातिगत जनगणना के साथ है, लेकिन एक विचार विनिमय करने के बाद करना चाहिए। सवाल उठता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जातिगत जनगणना हिंदू समाज को बांट रही है और उन्हीं के नंबर 2 पोजीशन पे जो इस देश को चला रहे हैं अमित शाह जी, वो कहते हैं कि हम जाति गणना गणना के खिलाफ ही नहीं। यानी जातिगत जनगणना का मूड क्या है देश का, ये देखते हुए वो अपने वक्तव्य बदलते हैं। इनकी अपनी कोई राय नहीं है, ना फिलॉसफी है, ना कोई विचारधारा है। जनता को एक विचारधारा के बीच में हाकने का प्रयास करते हैं और उसमें नहीं आती है, तो फिर जनता जो चाहती है उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। क्योंकि सत्ता का मक्खन खाना ये उनका फोकस है। राष्ट्र की भलाई, राष्ट्र का विकास, राज्य का विकास, ये सब बेनामी है। 15 साल लगातार भाजपा सत्ता में रहने के बाद बुरी तरह से भाजपा को उखाड़ के यदि फेंका होगा, तो उनके कुकर्मों से फेंका, उस सरकार के कुकर्मों से फेंका। ऐसे में ये कहना कि 5 साल में हम प्रदेश को विकसित कर देंगे, जो 15 साल में नहीं कर पाए, वो 5 साल में कैसे कर पाएँगे? फ्रीबीज़ की बात जब विपक्ष की दल कोई सहूलतें ज़ाहिर करता है या कुछ पैसे देने की या कैश ट्रांसफर की बात करता है, तो उन्हें कहा जाता है कि ये रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं और जो लोकतंत्र के लिए घातक है। रेवड़ियाँ बाँटने का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँचा है। लेकिन जब अपना घोषणा पत्र आता है, तो फिर रेवड़ियाँ वहाँ पे भी बँटती हैं क्योंकि चुनाव जीतने होते हैं। तो कुल मिला के गिरगिट भी शर्म आ जाए इतने जल्दी, ये अपने विचारधारा बदलते रहते हैं। यदि गृह मंत्री ये कहते हैं और एक जिम्मेदार पोजीशन पे है, वो सिर्फ पार्टी के स्टार प्रचारक ही नहीं, इस देश के गृह मंत्री है और जनगणना का कार्य उन्हीं के मंत्रालय में आता है। यदि वो कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं और कभी नहीं रहे हैं, तो 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, उसके आंकड़ों पे इनकी सरकार क्यों बैठी है, उन्हें क्यों पब्लिक नहीं करते? एक अहम सवाल है। जो जनगणना होती है या बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई, उसमें क्या ऐसा गलत था, जी इनको फिर से विचार करना पड़ेगा और नया प्रारूप क्या हो सकता है जातिगत जनगणना का? जनगणना जनगणना की तरह से ही होगी। जब जनगणना होती है तो तर उसमें जाति पूछी जाएगी और जब जाति पूछी जाएगी तो उसका वर्गीकरण होगा तो देश में किस जाति के, किस सब कास्ट के कितने लोग हैं, ये पता पड़ेगा। सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि वो 80% हिंदुत्व के नाम पे इस देश पे राज करना चाहती है और जब जातीय जनगणना में जब दलित, पिछड़े, अतिदलितों को ये समझ में आएगा कि उनका भागीदारी कितनी है इस जनसंख्या में, उस हिसाब से वो हिस्सेदारी माँगेंगे और जब हिस्सेदारी माँगेंगे, तब फिर वो हिस्सेदारी आप देनी नहीं चाहते हो क्योंकि संघ हमेशा सवर्णों की बॉडी रही है। संघ में या तो ठाकुर या तो ब्राह्मण, यही संघ चालक रहे हैं। संघ पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की बात तो करता है, लेकिन जब किसी को सामने लाना होता है, तो फिर सामने या तो ब्राह्मण आता है या तो ठाकुर आता है। अभी तक संघ चालकों में सब ब्राह्मण ही रहे हैं। सिर्फ एक रज्जू बाबू जो थे, वो ठाकुर समुदाय से आते हैं।
कुल मिलाकर यदि आप उनके सारे मुख्यमंत्री भी देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको ओबीसी दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन फिर ओबीसी के लिए उनके सरकार ने क्या किया, ये किसको पता नहीं। ये तो गोविंदाचार्य का उत्तर प्रदेश में किया हुआ सोशल इंजीनियरिंग का एक पैटर्न था कि नॉन यादव ओबीसी को इकट्ठा कर एक नई टीम करके सोशल इंजीनियरिंग करो ताकि बीजेपी का मतदाताओं का बेस बढ़े। ये सारा खेल मतदाताओं का बेस बढ़ने का है। लेकिन कितना शाश्वत ताकत से झूठ बोलते हैं, ये भी जब अमित शाह जी बोल गए कि हम कभी जातिगत जनगणना के विरोध में थे ही नहीं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके तमाम आउटफिट जातीय जनगणना के साथ कभी थे ही नहीं। वो खिलाफ नहीं थे, तो साथ भी नहीं थे। तो वर्तमान में वो ये बोल रहे हैं कि हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये कमिट नहीं कर रहे कि हम साथ हैं। क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ जनता को इस बारे में बताना ज़रूरी है कि जातीयगत जनगणना का जो नया शगुफ़ा लेके विपक्ष खासकर कांग्रेस इन 5 राज्यों में घूम रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं, हम भी उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन उतनी ताकत से जिस ताकत से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जातिगत जनगणना हिंदू समाज को बाँट रही है, उतनी ही ताकत से क्या होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ये कहेंगे कि हम जातीयगत जनगणना के खिलाफ कभी थे ही नहीं और हम जातीयगत जनगणना के साथ में समर्थन के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ये वक्तव्य वो देंगे नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन फैलाना, मतदाताओं को भ्रमित करना, ये बीजेपी के कैंपेन का हमेशा एक मेजर हिस्सा रहा है और राजनीति में ये होना भी चाहिए। यदि बीजेपी ये कर पाने में सफल होती है, तो ये कांग्रेस की मूर्खता होगी कि एक अच्छा खासा मुद्दा जिस पर अ, बिहार में नीतीश कुमार पूर्ण रूप से उसका क्रेडिट लेके वाही-वाही जुटा रहे हैं पूरे देश में, उसको अपने हाथ से यदि ये जाने देते हैं तो। कुल मिलाकर चुनाव में झूठ तो चलता है, लेकिन इतना झूठ, इतने ताकत के साथ और बार-बार बोलने वाले लोग भी राजनीति में आते हैं, तो फिर कहीं न कहीं लोकतंत्र को लगता है कि संकट में है। क्योंकि लोकतंत्र जो है, ये लोक जनमत पे चलता है और जनमत को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। क्योंकि चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, इस देश की संस्कृति हमेशा सच्चाई की पूजा करती हुई पाई गई है और लगातार पूजा करते हैं। लेकिन फिर झूठ जोर से बोलो, ताकत से बोलो, बार-बार बोलो, तो फिर वो सच्चा लगने लगता है और इसी का प्रयोग बार-बार मोदी मीडिया भी करता है। इसी का प्रयोग बार-बार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन उतना ही ताकत से उसका काउंटर विपक्ष करते हुए दिखाई नहीं देता। ये भी एक सच्चाई है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।